हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलो अब बातें मत करो। कल की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में, और कैलेंडर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नॉर्मल ईयर जो होता है वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है, और अगर कोई लीप ईयर की बात करें तो वो जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखिएगा। तीसरा पॉइंट लिखें, मंथ ऑफ 28 days, month of 28 days ends previous day। लिखो 28 दिनों वाला महीना, 28 दिनों वाला महीना एक दिन पहले खत्म होता है, एक दिन पहले खत्म होता है। 28 दिनों वाला महीना एक दिन पहले खत्म होता है, मतलब जिस दिन शुरू होगा उसके एक दिन पहले। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, मंथ ऑफ 29 days, मंथ ऑफ 29 days ends same day। मंथ ऑफ 29 days ends same day। कहने का मतलब क्या है, जो 29 दिन वाला महीना होगा उस सेम डे क्या होगा, एंड। फिर नेक्स्ट, मंथ ऑफ 30 days एंड्स नेक्स्ट डे। 30 दिनों वाला महीना अगले दिन समाप्त होता है, अगले दिन समाप्त होता है। और लास्ट, मंथ ऑफ 31 days ends after 2 days। 31 दिनों वाला महीना 2 दिन बाद समाप्त होता है। चलो सुनो, 28 दिन जहां होंगे वहां रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 28 दिन में भाग कितने का देंगे, 7 का। 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर 0 बचेगा। 29 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहाँ रिमाइंडर 2 और यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 1 मार्च को मान लेते हैं वेडनेसडे। 1 मार्च को क्या है, वेडनेसडे। तो टोटल 7 दिन होंगे, तो 7 दिन का मतलब जो 7 तारीख होगी 7 मार्च, हाँ 7 मार्च, उसको क्या वार आएगा, ट्यूसडे। क्योंकि कोई भी सप्ताह जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन पहले खत्म होगा, क्योंकि उसी दिन तो वापस नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट वीक 8 मार्च को शुरू होगा, 8 मार्च को शुरू होगा, तो इस दिन क्या होगा, वेडनेसडे। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास 7 दिन होते और मैं 7 में 7 का भाग देता तो रिमाइंडर कितना आता, 0। रिमाइंडर 0 आने पर एक दिन पहले समाप्त हो रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो एक दिन पहले खत्म हो गया। सेम यहाँ पर देखो, 28 दिनों वाला महीना रिमाइंडर कितना बचा, 0, इसीलिए एक दिन पहले क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 8 मार्च की बात करते हैं तो 8 में भाग देंगे 7 का, रिमाइंडर बचेगा 1, और जब रिमाइंडर 1 बचता है तो हमेशा सेम डे रिपीट होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जब नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना बचता है, 1, और जब नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर 1 बचता है तो एक रिमाइंडर जहां भी बचेगा वहां पर सेम डे रिपीट होगा। तो हमने कल ही पढ़ा था ये कि कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होगा, समाप्त होगा। तो यहाँ देखो 29 डेज वाला कोई भी महीना जो है वो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन क्या हो जाएगा, खत्म। फिर नेक्स्ट, अगर 30 डेज होंगे तो यार रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो, 2। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो यार तारीख क्या आएगी, 9 मार्च। अगर 9 मार्च आएगा तो यहाँ क्या आएगा, थर्सडे। थर्सडे का मतलब हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो हमने क्या लिखा, 30 दिनों वाला महीना जो है वो नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन खत्म होगा। और अगर 31 का है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो, 3। यहाँ पर 9 की जगह कितनी तारीख हुई, 10 मार्च, और 10 मार्च को क्या होगा,
फ्राइडे। फ्राइडे होगा, 1 तारीख को क्या था, वेडनेसडे, और 10 तारीख को फ्राइडे। कैसे? 10 में भाग दिया 7 का, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अगर रिमाइंडर 3 बचा तो 3 बचने पर हमने लिखा है आफ्टर 2 डेज। तो इसमें 2 जोड़ दो, वेडनेसडे के बाद अगला थर्सडे, देन फ्राइडे। अगली बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी मंथ की बात करें, अगर रिमाइंडर 0 है तो वापस एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। अगर 1 है रिमाइंडर तो से, 2 है तो नेक्स्ट, और 3 है तो 2 दिन के बाद। अगली बात समझ में? अब चलो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, फाइंड आउट ऑड डेज, find out odd days in months, year and century. Find out odd days in months, years and century. अच्छा सुनो, लास्ट टाइम पर कल आप ये बता देंगे कौन कौन सी सेंचुरी लीप होगी, कौन कौन सी नहीं होगी? नहीं बताया अभी? चलो तो पहले इसको भी समझाता हूँ इसी के साथ। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं ऑड डेज इन मंथ्स, ईयर एंड सेंचुरीज। अब इसका मतलब समझना, ऑड डेज मैंने आपको कल बताया था, ऑड डेज क्या होते हैं? रिमेनिंग डेज, और ये हमेशा कब आते हैं? लास्ट में। हमेशा कब आते हैं? इससे पहले थोड़ा सा सेंचुरी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम कोई भी सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल सेंचुरी और एक होती है लीप सेंचुरी। जिस प्रकार से नॉर्मल ईयर होता है उसी प्रकार से सेंचुरी, सेंचुरी तो क्या कहेंगे हम इसे? सेंचुरी ईयर बोल देते हैं। जैसे 2000 जो साल है वो कौन सा साल है? सेंचुरी ईयर। कौन सा है? सेंचुरी ईयर। 1900 ये कौन सा साल होगा? सेंचुरी ईयर। 2100 ये कौन सा साल होगा? सेंचुरी ईयर। दैट मींस जहां पर 100 लिखा हुआ आ रहा है, मल्टीप्लायर ऑफ 100, वो क्या होगा? सेंचुरी। अब नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी में क्या अंतर है? देखो, अगर मैं मान लो ये पता करूं कि ये लीप है, नॉर्मल है, लीप है, तो मुझे पता है कि जब भी हम लीप और नॉर्मल का पता लगाते हैं तो क्या करते हैं? 4 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 4। अब यदि मैं इस 2000 में, यदि मैं 2000 में 15 कर दूं, ये वाला भी, मैं अगर 2000 में 4 का भाग देता हूं, अगर मैं 2000 में 4 का भाग देता हूं तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? बिल्कुल। अगर मैं 1900 में 4 का भाग देता हूं तो क्या ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? बोलो, कितने बच्चे कितने कंप्लीटली डिविजिबल है ना यार? अरे अगर पीछे 2 जीरो आ गई तो इसका मतलब 4 से पक्का भाग जाएगा ही जाएगा। अगर यहाँ पर 1800 है तो बताओ 4 का भाग जाएगा क्या? 1600 है तो 4 का भाग जाएगा क्या? 2100 है तो 4 का भाग जाएगा क्या? अगर हम 4 का भाग देते तो सारे सेंचुरी ईयर लीप ईयर ही होते। सारे सेंचुरी ईयर क्या होते हैं? लीप ईयर होते हैं। इसीलिए सेंचुरी ईयर में कभी भी 4 का भाग नहीं देते, वहां 400 का भाग देते। हमेशा जब भी सेंचुरी ईयर की बात आती है, सेंचुरी ईयर में हमेशा क्या करोगे? 400 का भाग दोगे। जैसे 1900 है, अब 1900 में मैंने 400 का भाग दिया, तो बताओ ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगर मैंने 2000 में 400 का भाग दिया, क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? अगर मैंने 2100 में 400 का भाग दिया, कंप्लीटली डिविजिबल है? नहीं। अगर मैंने 1700 में भाग दिया, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सेंचुरी ईयर जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो उसे तो हम क्या कहेंगे? लीप सेंचुरी ईयर। और अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सेंचुरी। देखो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 400 और जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है वो सब क्या है? बोलो, नॉर्मल। और जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो क्या कहलाएगा? लीप सेंचुरी। अब समझना इस बात को। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 1892, क्या ये लीप ईयर है क्या? 1892 लीप ईयर है क्या?
पक्का श्योर, क्योंकि 92 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, ये लीप ईयर है। 1894 लीप ईयर एक नहीं है, नहीं है, यहाँ है तो 96, 98, 1900, अरे 1900 लीप ईयर थोड़ी ना है, 400 का भाग जाता है क्या इसमें? अरे बेटा ये सेंचुरी ईयर है ना, अगर ये सेंचुरी ईयर है तो 4 का भाग नहीं देकर हम भाग कितने का लेंगे? 400 का। 1900 में अगर हमने 400 का भाग दिया तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है। 1902 बोलो, नॉर्मल ईयर 1904, ये क्या है? ठीक है। 1992 लीप ईयर, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004। देखो यहां पर 4 साल में लीप ईयर है। कितने साल में? उसके बाद ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, और ये भी लीप ईयर नहीं। ये क्या है? लीप ईयर। 96 के बाद अगला लीप ईयर सीधा कितने साल बाद आया? 96 के बाद अगला लीप ईयर सीधा कब आया? 8 साल बाद, 1904 में। लेकिन यहाँ देखो 92 के बाद 96 4 साल, 96 के बाद 2000 4 साल, 2000 के बाद 2004 4 साल। इसका मतलब जब जब सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा तब तो प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आएगा ही आएगा। लेकिन यदि कोई सेंचुरी ईयर नॉर्मल ईयर हुआ तो उस सेंचुरी ईयर के टाइम जो लीप ईयर होगा वो 4 साल में आने की बजाय 8 साल में। तो कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि हमेशा हमेशा लीप ईयर कितने साल में आता है? 4 साल। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 साल में लीप ईयर नहीं आने की बजाय कितने साल में आता है? 8 साल। आगे बात समझ में? तो ये दोनों लाइनें लिख लो। तो क्या देखा आप लोगों ने कि प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर नहीं आकर कब आता है? कभी कभी 8 साल में भी आ जाता है। ऐसा केवल कब होता है? जब कोई भी सेंचुरी ईयर जो है वो क्या होगा? नॉर्मल। तो 8 साल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डालो सबसे पहले, ऑड डेज इन मंथ। ऑड डेज इन मंथ्स। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, थोड़ा सोच समझकर जवाब देना, जल्दीबाजी मत करना। ठीक है ललित, सोच कर। अच्छा अगर कोई नॉर्मल ईयर है, कोई भी नॉर्मल ईयर अगर है तो उसमें कितने महीने होंगे? अगर मैं यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता तुमसे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि सोच समझ कर बताना, जो तुम लोग अपने कॉन्फिडेंस को ही खो बैठे। क्या पता 12 की जगह 13 महीने हो जाए। समझ गया ऐसा? देखो यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 मार्च आ गए 2 अप्रैल आ गए, कभी कभी 2 सावन आ जाते हैं, आ जाते हैं 2 सावन, कभी कभी 2 बाद में भी आ जाते हैं। ये हिंदी में चलता है, जैसे हम क्या कहते हैं देशी भाषा में अधिक मास कहते हैं ना। लेकिन कभी आपने इंग्लिश कैलेंडर में ऐसा देखा क्या इस साल में तो 13 महीने मजा आ गया? नहीं ना, हमेशा कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो और अगर लीप ईयर हो तो नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, टोटल मंथ हमेशा कितने होंगे? 12। चलो क्या क्या होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और टोटल डेज बताओ। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। यहाँ बोलते जाओ। वाओ, थैंक यू सो मच, याद तो है तुम लोगों को। टोटल 12 महीने के दिन। अभी बात बताओ, अगर हम ऑड डेज निकालें तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या आपको पता है क्या हम लोग 7 का भाग देते हैं? दे देना 7 का भाग। अगर मैं 31 में 7 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? और हमने ये पढ़ा था कि ऑड डेज हमेशा क्या होते हैं? रिमाइंडर। ऑड डेज हमेशा क्या होते हैं? रिमाइंडर होते हैं। इसका मतलब ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 का भाग।
7 का भाग देने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड डे। 31 में 7 का भाग दिया, ऑड डे बचा 3, 0 ठीक है क्या? आगे बात समझ में? इसका मतलब यह है कि अगर हम ऑड डेज निकाले मंथ में और अगर ईयर कौन सा है, नॉर्मल, तो इस प्रकार से ऑड डेज आएंगे। तो फटाफट इसको छाप लो और सब अपनी इच्छा से लीप ईयर के लिए भी। चलो सुनो, आप लोगों ने लिख लिया होगा, बस यहाँ 0 की जगह क्या आएगा, बस इतना ही तो फर्क है, 0 की जगह क्या आएगा 1। तो ऑड डेज इन मंथ कंप्लीट हो गए। ऑड डेज इन ईयर वो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं, क्योंकि ईयर केवल कितने टाइप के होते हैं, 2। ईयर कितने टाइप के होते हैं, 2, एक नॉर्मल और एक लीप। अगर नॉर्मल ईयर है तो चाहे वो कोई सा भी ईयर हो, उसका ऑड डे हमेशा कितना बचेगा, 1। और अगर लीप ईयर है तो उसका ऑड डे हमेशा कितना बचेगा, हमेशा कितना बचेगा, ऑड डे। अगर लीप ईयर है तो 2, सीधी सी तो बात है। अगर ऑड डे है और लीप ईयर का पूछा है तो कितना बचेगा, 2। और अगर नॉर्मल का पूछा है तो, अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, नवंबर, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, करेक्ट। मान लेते हैं कि ये जिस दिन शुरू हुआ था वो हमें पता नहीं है, कि किस दिन शुरू हुआ था हमें पता नहीं है। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है 1 नवंबर को कौन सा डे आया होगा, बताओ। 7 दिन में से कोई हो सकता है, एक हमें पता नहीं है, पर हमसे कोई पूछे कि 1 नवंबर को कौन सा दिन हो सकता है, तो इट में भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो सकता है। 7 दिन है, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। दैट मीन्स किसी भी महीने की शुरुआत, किसी भी महीने की शुरुआत 7 दिन में से किसी भी दिन हो सकती है। क्लियर? आगे बात समझ में? इसी प्रकार जैसे साल शुरू हुआ, साल शुरू हुआ तो तारीख आ गई 1 जनवरी। क्या तारीख आई? अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी कोई ले लेते हैं, साल 2021 है, 2022 है, 2024, कोई सा भी साल ले लेते हैं। 1 जनवरी को कौन कौन से दिन आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना? 7 दिन, 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन आ सकते हैं। 1 जनवरी मतलब साल की शुरुआत, साल की शुरुआत किसी भी दिन हो सकती है, महीने की शुरुआत किसी भी दिन हो सकती है। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर मैं आपको ऐसे लिख कर देता 1 जनवरी 2001, तो बताओ इस दिन कौन कौन से वार हो सकते थे, सातों? बोलो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वाई? ऐसा इसलिए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 1 जनवरी 2001 सेंचुरी का पहला दिन है। अगर मान लो, अगर इसकी अपन बात करें 1 जनवरी 2001, तो ये क्या सेंचुरी का पहला दिन है क्या? कौन सी सेंचुरी है ये? 21वीं सदी है ना? 21वीं सदी है, बोले तो 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी की शुरुआत किस दिन हुई? 1 जनवरी 2021। इसका मतलब यह है कि इसका वार जो, वैसे तो इसका करेक्ट वार जो आएगा वो आएगा मंडे, बट अगर हम यहां कहें कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी संडे से लेकर सैटरडे तक, संडे से लेकर सैटरडे तक कुछ भी हो सकती है। बट 1 जनवरी 2001 अगर सेंचुरी ईयर है तो ये 7 दिन शुरू नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। बोले तो 7 दिन में से 4 दिन ऐसे होते हैं जब कोई सेंचुरी शुरू हो सकती है, और 4 ही दिन ऐसे होते हैं जब कोई सेंचुरी खत्म होती है। समझना, अगर मान लो मैंने लिखा 31 दिसंबर 2019, तो बताओ ये साल खत्म हो गया क्या? 2019 का जो साल है वो खत्म हो गया। तो 31 दिसंबर को कौन कौन से वार के आने की संभावना है? संडे से लेकर सैटरडे, कुछ भी आ सकता है। संडे से लेकर सैटरडे तक कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता कि 31 दिसंबर 2000 को कौन सा वार आएगा, तो ये वार हमेशा फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दिन है ये 20वीं सदी का लास्ट दिन है। क्या है? लास्ट। अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं इतनी देर से फालतू ही। लिखो, टॉपिक डालो, टॉपिक लिखो, ऑड डेज इन सेंचुरी। ऑड डेज इन सेंचुरी, ऑड डेज इन सेंचुरी, ऑड डेज इन सेंचुरी। अब समझते हैं इसको, ध्यान से सुनना, समझना।
सेंचुरी का मतलब कितने साल होते हैं? कितने साल होते हैं? 100 साल। 100 वर्ष में और डेज, 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे? अच्छा, मैंने आपको एक लाइन नहीं लिखाई थी, लेकिन वो ध्यान रखना, ऑड डेज होगा, ऑड डेज इनकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हो सकती है। ये सुनो, क्योंकि हम 7 से भाग दे रहे हैं, और अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितना बचेगा? कितना बचेगा? 6 बचेगा। ओके, 100 वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे? अब सुनो, मान लेते हैं अगर 100 के 100 ही साल नॉर्मल होते तो एक साल में अगर एक दिन बचता तो 100 साल में 100 दिन बचती क्या? करेक्ट। अगर 100 के 100 ही साल नॉर्मल होते तो अगर एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बचता है तो 100 साल में कितने दिन बचते? 100। लेकिन एक बात बताओ, अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या कि 100 साल में 24 बार लीप ईयर आता है। 100 साल में कितनी बार लीप ईयर आता है? 24 बार, 24 बार। तो एक बात बताओ, जब 24 टाइम्स लीप ईयर आया होगा तो एक एक दिन प्रत्येक लीप ईयर का बढ़ गया होगा। बोलो, क्लियर? इसका मतलब मैंने इसमें कितना जोड़ दिया? 24। टोटल कितना हो गया ये? 124 में मुझे किसका भाग देना पड़ेगा? 7 का। क्यों? क्योंकि ऑड डेज मेरे पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6। तो मैंने 7 का भाग दिया, 7 से मैं काटूंगा इसे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। 7 एकम 7 बचे 5, फिर 7 बार भाग गया, रिमाइंडर कितना बचा? 5। सेम अगर मैं 200 साल की बात करूं, 200 साल, 200 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा? 100 साल में रिमाइंडर कितने आए? अगले 100 साल में भी कितने आएंगे? 5 और 5 कितने हो गए? 10 में किसका भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसका मतलब 200 साल में रिमाइंडर कितने होंगे? 3। अगर मैं 300 साल की बात करता हूं, 300 साल, 300 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 5 + 5 + 5 बराबर 15/7 बराबर रिमाइंडर 1। क्या आपको समझ में आएगा कैसे होगा ये? भाई 100 साल में 5 है तो अगले 100 साल में 5 हो गए, तो 200 में टोटल कितने हो गए? 5 और 5 10। अगर 300 साल है तो पहले 100 साल में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, टोटल कितने हो गए? 15। 15 में भाग दिया कितने का? 7 का। रिमाइंडर कितना आया? 1। लेकिन अगर 400 साल की बात करते हैं तो अगर 400 साल की बात करें बच्चों तो 5 + 5 + 5 + 5। सुनना, पहले 100 साल में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में भी 5। लेकिन जब 400वां साल कंप्लीट हो जाएगा तो 400 भी तो अपने आप में लीप ईयर होगा, तो एक दिन उसका भी बढ़ गया। तो +1 = 21/7 = रिमाइंडर। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि बताओ 100 साल में रिमाइंडर कितने बचेंगे? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। अब सुनना ध्यान से, 400 साल में मामला 0 हो गया तो इसके बाद जो दिन रिपीट होगा या अगला जो दिन आएगा ये सेम वही दिन होगा जो सबसे पहले आया होगा। कैसे समझना? अगर 1 तारीख को मंडे है तो 8 को भी क्या आता है? मंडे। क्यों आता है ऐसा? ऐसा इसलिए आता है कि इससे पहले रिमाइंडर कितना हो चुका है? 0। अगर यहाँ रिमाइंडर 0 हुआ तो अगला दिन क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक 400 ईयर्स के बाद कैलेंडर अपने आप को क्या करता है? रिपीट। हाँ जी, हेलो लिख लिया क्या आप लोगों ने? तो देखो 100 साल में हमने पढ़ा था रिमाइंडर कितने बचते हैं? 5 रिमाइंडर 100 साल में, 200 साल में 3 रिमाइंडर, 300 साल में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 और 400 में 0। उसके बाद हमने पढ़ा सीरियल से अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो संडे आएगा 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे। इसी के आधार पर हमने फर्स्ट और लास्ट डे निकाल दिया। तो ये भी लिख दिया क्या आप लोगों ने? इधर वाला फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, किसी भी सेंचुरी का पहला दिन कौन सा हो सकता है? मंडे, सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे। लास्ट डे क्या क्या हो सकता है? लास्ट डे हो सकता है एक तो मंडे, एक वेडनेसडे, एक फ्राइडे और एक सैटरडे। आ गया समझ में? चलो फटाफट से एक बात का जवाब दो। किसी भी महीने का पहला दिन कौन सा हो सकता है? कोई सा नहीं। किसी भी साल का पहला दिन कौन सा हो सकता है? किसी भी साल का लास्ट डे कौन सा हो सकता है? कोई सा नहीं। लेकिन सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे जो है वो 4 तो फर्स्ट डे है और 4 ही क्या है? लास्ट डे। क्लियर है मामला? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते